नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोखा चैनल पर। आज हम करेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जो उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा। इस उपन्यास में स्त्री चेतना के बारे में आज हम जानेंगे। इस उपन्यास से संबंधित एक वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जो साहित्य है ये व्यक्तित्व और चिंतन का अत्यंत विराट रूप है। अध्यापक, आलोचक, निबंधकार और उपन्यासकार के रूप में द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य को अमूल्य निधि प्रदान की है, यानी हिंदी साहित्य में उनका अमूल्य योगदान रहा है। उनमें शास्त्रीय परंपरा तथा आधुनिकता और सांस्कृतिक चेतना का अद्भुत समन्वय शामिल है। इतिहास और मिथक, यथार्थ और कल्पना, निजत्व और लोकधर्मिता, पांडित्य और कवित्व, शब्द और अर्थ के अंतः का संयोजन और इस संयोजन का जो उदात्त प्रतिफलन है, यानी उदात्त जो रूप है, उदात्त यानी उच्च स्तर का जो रूप है, वो आचार्य द्विवेदी के औपन्यासिक सृजन में दिखाई देता है। यानी ये सभी जो लेखन के महत्वपूर्ण तत्व है ये इनकी उपन्यास रचना में देखे जा सकते हैं। चाहे इतिहास की बात करें, चाहे मिथक की बात करें, चाहे यथार्थ की बात करें या कल्पना की, निजत्व और लोकधर्मिता की, पांडित्य और कवित्व, शब्द और अर्थ, इन सबका जो सुंदर तालमेल है उसका उच्च स्तर कहाँ देखा जा सकता है? इनके उपन्यासों में देखा जा सकता है। द्विवेदी जी के उपन्यास अगर बाण भट्ट की बात करें तो बाण भट्ट की आत्मकथा, ये इनका उपन्यास का नाम है, अपनी विशिष्ट प्रेम संवेदना के लिए काफी प्रसिद्ध है। इस उपन्यास में स्त्री मुक्ति के प्रश्नों पर गहराई से विचार किया गया है। उपन्यास की संवेदना पर इस विचारक का निर्णायक प्रभाव पड़ा है। उपन्यास की स्त्री पात्र कौन है? भट्टिनी है, निपुणिका है, महामाया, सुचरिता, सभी का चरित्र लोकहित के में संघर्षरत दिखाई पड़ता है। यानी मुख्य उद्देश्य क्या है? लोकहित। ये नारी पात्र सत्ता प्रतिष्ठान के विरुद्ध संघर्ष करती नजर आती है। पराधीनता की यातना से नारी की मुक्ति ही उपन्यास का उद्देश्य है। देखिए, जो भी रचना होती है उस रचनाकार की रचना पर तत्कालीन परिस्थितियों का बहुत प्रभाव नजर आता है। जिस समय में इस उपन्यास की रचना की गई उस समय में ये केवल ऐतिहासिक पात्र नहीं है, या ये केवल इतिहास और मिथक का मिला जुला संयोग ही नहीं है, बल्कि तत्कालीन परिस्थितियों का जो प्रभाव है, चाहे वो नारी जीवन पे है, चाहे वो सत्ता पक्ष में है, वो भी इस उपन्यास में देखा जा सकता है। इस उपन्यास में बाण भट्ट और स्त्री पात्रों के माध्यम से स्त्री विमर्श के विविध आयाम खुलते हुए नजर आते हैं। यानी अनेक पक्षों का उद्घाटन यहाँ पर किया गया है। निपुणिका, भट्टिनी, महामाया, चारुस्मिता और सुचरिता के सवाल बाण भट्ट तो क्या, उपन्यास के प्रत्येक पुरुष पात्र के लिए चुनौती उत्पन्न करते हैं। यह उपन्यास जितना बाण भट्ट की आत्मकथा को संबोधित है उतना ही स्त्री पात्रों के सवालों को भी उठाता है। स्त्री पात्रों के बिना बाण भट्ट भी अधूरा है। बाण भट्ट की अधिकांश कथा स्त्री पात्रों के इर्द गिर्द घूमती है। इस उपन्यास में निपुणिका की अगर बात करें, निपुणिका ये स्त्री पात्र है, ये सबसे गतिशील और स्मरणीय पात्र है। जब हम उपन्यास को पढ़ते हैं तो इस पात्र को हम भूलते नहीं हैं, ये हमारे दिमाग में बसी रहती हैं। विवाह के 1 वर्ष बाद ही निपुणिका विधवा हो जाती है और घर छोड़कर अभाव में जीवन यापन करती है। सामाजिक रूढ़ियों से सबक सीखती है और संघर्ष से अपने जीवन को नई दिशा देती है। उसमें बाण भट्ट को स्त्री वेश में छोटे राजकुल के अंतःपुर में ले जाने की हिम्मत है और भट्टिनी को मुक्त कराने का साहस भी है। निपुणिका उन तमाम विद्रूपताओं पर सवाल खड़े करती है, विद्रूपताएं जो उस समय की सामाजिक बुराइयां हैं, जो स्त्री जीवन को नारकीय बना रही है, नरक के समान बना रही है। उपन्यास में निपुणिका जैसी साहसी स्त्री पात्र की निर्मिति अभूतपूर्व है। यानी बहुत ही सुंदर इस पात्र को अभिव्यक्त किया गया है इस अपने उपन्यास में द्विवेदी जी के द्वारा। निपुणिका बाण भट्ट से प्रेम करती है, लेकिन बाण की हंसी और उसके उपहास उड़ाने से वो आहत होती है, दुखी होती है। वह एक दिन नाटक मंडली छोड़कर बिना बताए चली जाती है। एक दिन स्थानेश्वर के बाजार में बाण के मिलने पर संवाद के दौरान कहती है कि तुम जड़ पाषाण पिंड हो, यानी तुम में चेतना नहीं है, पाषाण पत्थर के पिंड के समान हो। तुम्हारे भीतर न देवता है, न पशु है, न एक अड़ीग जड़ता। वह अपने प्रेम के प्रति बाण की इसी पाषाण जड़ता के कारण नाटक मंडली छोड़कर भागी थी, जिसे उसने बाण के सामने निर्भीकता से स्वीकार किया।
वह बाण से स्पष्ट कहती है, तुम नारी देह को देव मंदिर के समान पवित्र मानते हो, पर एक बार भी तुमने समझा होता कि यह मंदिर हाड़ मांस का है, ईंट चूने का नहीं है। यानी नारी मन की जो संवेदनाएं हैं वो जो बाण के द्वारा उपेक्षित कर दी जाती है, तो इससे वो आहत होती है। वो ये मानती है कि माना कि तुम नारी के शरीर को मंदिर मानते हो, लेकिन ये मंदिर हाड़ मांस का है, यानी इसमें चेतना है, संवेदना है, ईंट चूने के समान ये निर्जीव नहीं है। आचार्य द्विवेदी ने निपुणिका के माध्यम से स्त्री हृदय के मनोवैज्ञानिक सच को दिखाया है। एक स्त्री संसार के किसी भी कष्ट को झेल सकती है, लेकिन प्रेम में उपेक्षा सहन नहीं कर सकती। इसीलिए आचार्य द्विवेदी ने इस सत्य को समझाने का प्रयास किया है कि प्रेम मनुष्यत्व के में फलता है, न कि देवत्व में। यानी प्रेम मानवता का भाव है, देवत्व यानी किसी मानव को देवता बनाने से प्रेम का भाव फलित नहीं होता। यह सामान्यतः मानवगत स्वभाव है। प्रेम में उपेक्षा व्यक्ति को व्यथित कर देती है, दुखी कर देती है। प्रेम मानवीय संवेदनाओं का सबसे नाजुक पक्ष है। यह कभी मजबूत बनता है तो कभी कमजोर हृदय को आघात देता है, पीड़ा देता है। अतः प्रेम मानवीय होने में है, देवत्व में नहीं है। द्विवेदी जी के अनुसार मनुष्य के सामाजिक संबंधों की जड़ में ही कहीं बहुत बड़ा दोष रह गया है। यह असत्य ही इस समाज में स्त्री के दुख का कारण है। यानी जो सामाजिक संबंध है उसमें कैसा भाव है? जड़ता का भाव है, मानवीयता का भाव नहीं है, प्रेम का भाव नहीं है, संवेदनाएं नहीं है। इसीलिए स्त्री के जीवन में दुख भरे हुए हैं, क्योंकि स्त्री के प्रति जो पुरुष समाज है वो संवेदनाएं नहीं रखता। उपन्यास में निपुणिका की राजनीतिक समझ अचंभित करती है। महाराजाधिराज श्री हर्षदेव के दरबार में बाण भट्ट को सभा पंडित नियुक्त किया गया है। यह समाचार सुनते ही निपुणिका सिंहनी की भांति गरज कर कहती है, धिक्कार है भट्ट, तुम कैसे भट्टिनी का अपमान करने पर राजी हो गई? कान्याकुंज का लंपट शरण्य राजा क्या भट्टिनी के सेवक को अपना सभासद बनाने का स्पर्धा रख सकता है कि जो शरणगत राजा है, शरण में आया हुआ राजा है, वो भट्टिनी के सेवक को कैसे अपनी सभा का सदस्य बना सकता है? और तुमने ये स्वीकार भी कर लिया। धिक्कार है भट्ट, तुम अत्यंत सहज बात भी न समझ सके। भट्टिनी को कैद कर रखने वाले, छोटे राजकुल को शरण देने वाले महाराजा का सभासद नियुक्त होना भट्टिनी का अपमान करना नहीं है क्या? परंतु इतनी सी बात बाण भट्ट समझ नहीं पाता, जबकि निपुणिका उसे सहज भाव से जान लेती है। इतना ही नहीं, कुमार हर्षवर्धन के बुलावे पर निपुणिका कहती है कि भट्टनी स्थानीश्वर जाएंगी, परंतु वे वहां किसी की अतिथि नहीं होंगी। उनका अपना स्वाधीन राज्य उनके साथ साथ रहेगा। लोरिक देव को तुम इस बात पर राजी कर लो कि उनकी कम से कम 1 सहस्त्र मल सेना भट्टिनी के सेवा में नियुक्त रहे। स्थानीश्वर भट्टिनी उसी प्रकार रहेंगी जिस प्रकार स्वतंत्र देश की रानी अपने राज्य में रहती है, यानी वो स्वाभिमान से वहां पर रहेगी, किसी के अधीन नहीं। वह भली भांति समझती है कि महाराजा मल्लेच्छ वाहिनी से कान्याकुंज की रक्षा करने के लिए भट्टिनी के पिता तुवर मिलिंद से मित्रता करना चाहता है। इसीलिए निपुणिका भट्टिनी को निराश्रित अतिथि नहीं बल्कि रानी के रूप में स्थानीश्वर जाने को कहती है। निपुणिका को न केवल राजनीति की अच्छी समझ है बल्कि वो दूरदर्शी भी है। आचार्य द्विवेदी बाण भट्ट के माध्यम से ये कहलवाने में जरा भी संकोच नहीं करते कि हाँ, न्यूनिया यानी निपुणिका, भूल करता हूं मैं और रास्ता निकालती है तुम। इससे पता चलता है कि निपुणिका एक बहुत ही बुद्धिमान स्त्री है। यहाँ पर नमिता सिंह के विचार हैं। वो क्या कहती हैं कि हर्ष लिखित रत्नावली का मंचन करते हुए निपुणिका वासुदत्ता की भूमिका में उतरती है और वह अंतिम दृश्य में जिसे वह उसका सर्वोत्तम अभिनय समझ रहे हैं, बाण भट्ट उसके उन्मादित अभिनय से अभिभूत है। उससे ये सिद्ध कर दिया कि अभिनय में निहित हर्ष, शोक और प्रेम की उत्कृष्टता उसके जीवन की वास्तविकता है। सारा जीवन वह अभिनय करती रही, लेकिन अंतिम अभिनय में उसके जीवन का अपना ही सत्य निहित था, समाया हुआ था। इस उपन्यास की अन्य स्त्री पात्रों की तुलना में निपुणिका का व्यक्तित्व सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। वह मुखर है, साहसी है, स्वाभिमानी है, बुद्धिमान है और उसकी राजनीतिक समझ से बाण भट्ट केवल आश्चर्यचकित होता है, बल्कि पूरे उपन्यास में बाण भट्ट की शंका का निवारण निपुणिका ही करती है।
दूसरे पात्र की बात करें तो वो कौन है? भट्टिनी है। इस उपन्यास के केंद्रीय पात्रों में से ये एक है। छोटे राजकुल के अंतःपुर में कैद भट्टिनी की मुक्ति और सुरक्षा ही इस उपन्यास का मुख्य उद्देश्य है। चौथीराम यादव लिखते हैं कि सवाल केवल भट्टिनी के उद्धार का नहीं है, सवाल केवल छोटे राजकुल के अंतःपुर में सोतों के उस भयानक जंगल का भी नहीं है, जिसके सूने गलियारों को भरने के लिए न जाने कितनी सुंदर जिंदगियों को कैद कर रखा गया है। यानी औरतों को किस प्रकार जीवन दिया गया, उनकी जिंदगियों को कैद कर लिया गया, किस लिए? केवल उनकी सुंदरता के लिए। सबसे बड़ा सवाल लाखों करोड़ों की संख्या में अकारण दंडित उस मानवता का है जो सामंती पुरोहित समाज व्यवस्था की दमन चक्की के नीचे पिस रही है। इस सवालों से बाणभट्ट भी टकराते हैं, किंतु प्रभावशाली रूप से इस बड़े सवाल को उठाया है भैरवी महामाया ने, जो स्वयं राजकुल के अंतःपुर की कैद से मुक्त होकर सामाजिक मुक्ति के लिए अशांत बैठी है। उसी प्रकार भट्टिनी को भी कैद किया हुआ है। भट्टिनी के इर्द गिर्द उपन्यास की कहानी चलती है। वह दूसरे देशों और जातियों के सामाजिक समीकरण को जानती है, इसीलिए सामाजिक जटिलताओं और आडंबरों के प्रति सहजता से बाण से बोल पाती है। आचार्य द्विवेदी ने इस उपन्यास में बाणभट्ट को भट्टिनी के माध्यम से कहलवाया है कि यही देखो, तुम यदि किसी यवन कन्या से विवाह करते हो तो इस देश में यह भयंकर सामाजिक विद्रोह माना जाएगा। परंतु यह क्या सत्य नहीं कि यवन कन्या भी मनुष्य है और ब्राह्मण युवा भी मनुष्य है? महामाया जिन्हें मल्लेच कहती है वे भी मनुष्य है। क्यों भट्ट, क्या यह नहीं हो सकता कि ऊंची भारतीय साधना उन तक पहुंचाई जा सके जो निकृष्ट सामाजिक जटिलता यहाँ से हटाई जा सके, यानी जो निम्न प्रकार की सामाजिक जटिलता है उसको खत्म किया जा सके। मानव तो मानव है, उसके साथ मानवता का सलूक होना चाहिए, फिर वो किसी भी जाति या समाज से जुड़ा हुआ क्यों ना हो। इस प्रश्न को एक व्यापक सामाजिक संदर्भ देती हुई महामाया की बातों को भी यहाँ पर शामिल किया गया है उपन्यास में। महामाया क्या कहती है कि इस उत्तरापथ में लाख लाख निरीह बहुओं और बेटियों के अकारण और विक्रय का व्यवसाय क्या नहीं चल रहा? यानी जो बेकसूर है उन बहु बेटियों को खरीदा और बेचा जा रहा है और इसका व्यापार किया जा रहा है। क्या निरीह जो प्रजा है उसकी बेटियां उनकी नयनतारा नहीं हुआ करती? यानी जो कमजोर वर्ग की बेटियां हैं, क्या उनकी आंखों का तारा नहीं है? क्या राजा और सेनापति की बेटियों का खो जाना ही संसार की दुर्घटनाएं हैं? महामाया द्वारा उठाया हुआ सवाल आज भी प्रासंगिक है। इतिहास साक्षी है कि युद्ध की विभीषिका में अकारण ही स्त्री को दंडित किया जाता रहा है। बिना किसी दोष के सिर्फ स्त्री होने के कारण शारीरिक शोषण का शिकार होती आ रही है। द्विवेदी जी ने लाखों निरीह बहु बेटियों के इस शोषण के प्रश्न को गंभीरता से रेखांकित किया है। उपन्यास के किसी पुरुष पात्र में ये चेतना दिखाई नहीं पड़ती। वह जाति, वर्ण, धर्म, राष्ट्रीयता से ऊपर मनुष्यता को स्थापित करती है। यह विश्व कल्याण की दृष्टि है जहाँ कोई पराया नहीं है, सब अपने हैं। भट्टिनी के माध्यम से द्विवेदी जी सामाजिक सौहार्द के लिए रोटी बेटी के संबंध की बात करते हैं। उनकी प्रासंगिकता आज भी बनी हुई है। महामाया निडर है। सत्य चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, कटु क्यों ना हो, वो कहने से नहीं डरती। महामाया यही नहीं रुकती, बल्कि निराश जनता के मन में आशा का संचार भी करती है। द्विवेदी जी ने इस उपन्यास के माध्यम से अनेक सवालों को उठाया है जो हर्षकालीन समाज में स्त्री की दयनीय स्थिति को प्रकट करते हैं। जिस समाज में राजकुल की बेटियों का अपहरण हो रहा है, उस समाज में सामान्य नारी का क्या हश्र होगा या क्या हश्र हो रहा होगा। यानी जब राजा की बेटी का जो भट्टिनी है उसका ही जब अपहरण हो गया तो सामान्य बच्चियों का क्या होगा। यह सोचने वाली बात है कि उस पतनशील समाज में मानवीय मूल्य किस स्तर तक बचे होंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी बाणभट्ट की आत्मकथा में स्त्री पात्रों को लेकर काफी सजग है। वह स्त्री को देवी, भगवती, महामाया, त्रिपुर भैरवी की तरह दिव्यात्मा मानते हैं। आचार्य द्विवेदी के उपन्यासों में नारी का सम्मान बहुत है, लेकिन देखने वाली बात यह है कि उनकी दृष्टि समाज में व्याप्त जो सामाजिक व्यवस्था है उसके विरुद्ध नारी की स्थिति पर विचार करना नहीं चाहती। इस पूरे उपन्यास में एक बात साफ है कि नारी चरित्रों में विशेषकर निपुणिका, भट्टिनी, महामाया, सुचरिता अथवा चारुस्मिता के माध्यम से नारी जीवन के आंतरिक मन की गुत्थियों को प्रेषित किया गया है, प्रकट किया गया है। इस उपन्यास में भट्टिनी, निपुणिका, महामाया, सुचरिता सभी स्त्रियां
सामाजिक रूप से शोषण का शिकार हैं। इन सब के शोषण के रूप अलग अलग हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर से सभी की पीड़ा एक ही जैसी है। यहाँ पर नमिता सिंह के विचार हैं। वो कहते हैं कि आचार्य द्विवेदी इस उपन्यास के माध्यम से संभवतः नारी चरित्रों की उदात्तता को स्थापित कर परंपरागत सामंती समाज में नारी को मात्र देह गाथा से मुक्त कर उसे पुरुष समाज की शक्ति तथा प्रेरणा के स्रोत के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। इसीलिए निपुणिका का परिचय देते हुए लेखक का यह कथन दृष्टव्य है कि जिन स्त्रियों को चंचल और कुल भ्रष्टा माना जाता है, उनमें एक देवी शक्ति भी होती है। दरअसल यह शक्ति आचार्य द्विवेदी के संघर्षशील पात्रों में अक्सर देखने को मिलती है। वह संघर्षशील पात्रों को सजीव रूप प्रदान करने के लिए यथार्थ की जड़ताओं के विरुद्ध विद्रोह कराते हैं। यह उन्होंने इस उपन्यास में भी किया है। राधा वल्लभ त्रिपाठी जी कहते हैं कि द्विवेदी जी स्त्री के भीतर पुरुष और पुरुष के भीतर विराजमान स्त्री का दर्शन कराने वाले विरले रचनाकार है, यानी प्रत्येक स्त्री पुरुष में भी निवास करती है। बाण भट्ट की आत्मकथा में भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका के प्रेम का त्रिकोण है। वे तीनों पात्र एक दूसरे से प्रेम करते हैं, एक दूसरे के लिए त्याग करते हैं, लेकिन किसी के मन में अन्य के प्रति कोई वैर का भाव नहीं है। प्रेम जो दो व्यक्तियों में फलता फूलता है, लेकिन बाण भट्ट की आत्मकथा में यह त्रिकोण कैसे सफल है, यह सवाल उठना काफी स्वाभाविक है। दरअसल मित्रता के प्रेम में बंधन नहीं होता। भट्ट यानी बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका का प्रेम भी मित्रता में ही फलता है। बाण भट्ट की मित्रता का अनुराग इन दोनों में है, दोनों से है। निपुणिका भट्ट का भट्टिनी के प्रेम अनुराग समझ गई है, इसीलिए उसने अपने प्रेम का उत्सर्ग करना ही उचित समझा, यानी त्याग कर देती है निपुणिका अपने प्रेम का। इसीलिए बाण भट्ट की आत्मकथा में बाण भट्ट, भट्टिनी और निपुणिका का प्रेम संयम, त्याग की प्रतिमूर्ति के रूप में अनुपम स्थिति को छू गया है, यानी उच्च स्तर को प्राप्त हुआ है। तो निष्कर्ष तौर पर हम कह सकते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा मध्यकालीन सामंती जड़ता के विरुद्ध स्त्री चेतना का वृहद आख्यान है। वृहद यानी बहुत बड़ा आख्यान है। उपन्यास का मुख्य पात्र बाण भट्ट होने के बावजूद वृहद स्तर पर सामंती समाज में स्त्री की स्थिति को विविध रूप से दिखाया गया है। इस उपन्यास में एक और क्लासिक रोमांटिक और उदात्त का संयम है, मध्यकालीन मूल्यों के प्रति जड़ता तथा उससे बाहर निकलने की छटपटाहट है, तो दूसरी ओर स्त्री के सवालों में विचारों की स्पंद चेतना को भी सृजनात्मकता के साथ प्रकट करने की उत्कंठा भी है। अपनी सारी सीमाओं के बाद भी इस उपन्यास में स्त्री प्रसंग को जैसे रेखांकित किया गया है, वो उपन्यास के रचना काल के हिसाब से काफी प्रशंसनीय है, क्योंकि रचना काल की जो तत्कालीन परिस्थितियां हैं उनका प्रभाव भी रचना पर पड़ता है, तो वो प्रभाव इस उपन्यास में भी देखा जा सकता है। तो उम्मीद करती हूँ कि इस उपन्यास में जो स्त्री चेतना है या स्त्री पात्रों के माध्यम से सामाजिक रूढ़िवादिता पर जो कठोर प्रहार किया गया है, उसके बारे में आप एक अच्छा प्रश्न तैयार कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।